अब हम पढ़ेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 6 एवं पार्ट 7 का। इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का अध्ययन पहले ही कर लिए हैं। उसके अंतर्गत हम लोग आहार नाल के विभिन्न भागों का अध्ययन किए थे और विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए न्यूट्रिशन में बहुत ही अति आवश्यक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इन सब का हम लोग अध्ययन पहले ही कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कुछ ऐसे अंगों का अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे कलर चित्र दिखाई देंगे जो जनरली तौर पर सामान्य पुस्तकों में नहीं होता है। यदि होता भी है तो ब्लैक एंड वाइट कलर फोटो होते हैं और वहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम गूगल के माध्यम से, डिजिटल ऐप के माध्यम से, मॉडर्न साइंस के समय में कुछ ऐसे चित्रों की सहायता से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही क्या है, लाभदायक है। चाहे आप 11वीं के स्टूडेंट हो, चाहे 12वीं के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी एमएससी करके व्याख्याता बनने का तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में आप पीजीटी बनने का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट या सेट का तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए कहना चाहिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि जनरली तौर पर यह देखा जाता है कि हम लोग अध्ययन तो करते हैं लेकिन गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं। केवल कहना चाहिए ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना है और हमको पूरे में पूरे अंक लाना है, इस उद्देश्य से लेकर हम लोग चलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे उद्देश्य का कोई मतलब नहीं है। यदि आप कहना चाहिए 11वीं की स्टूडेंट है चाहे 12वीं की स्टूडेंट है, सीरियसली आप पढ़ाई करिए। ठीक है जी, यदि आप 12वीं बायोलॉजी में अधिक अंक लाना चाहते हैं, 100 में 95 या फिर उससे अधिक अंक लाना चाहते हैं, यदि आप कहना चाहिए नेट बायोलॉजी में आप अधिक से अधिक अंक पहले ही अटेम्प्ट में लाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, इसको आप लोग लगातार देखते रहिए और आप अपने कमेंट्स में यदि कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो उसमें लिखिए, हम उसका पालन करेंगे और अतिरिक्त वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित लाल चिन्ह किस टीथ को बता रहा है? तो यहाँ पर आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र कहना चाहिए बहुत ही क्लीन चित्र दिख रहा है। यहाँ पर कहना चाहिए जो हमारे जो माउथ है, बकल कैविटी है, ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ पर आप कहना चाहिए टीथ की संख्या को भी गिन सकते हैं। जो मानव होते हैं उसमें टीथ की संख्या 32 होते हैं, 32 टीथ होते हैं। तो इससे पहले कहने चाहिए आप लोग डेंटल फार्मूला को याद कीजिए। ठीक है जी, यहाँ पर कोई भी हम लोग आर्गन का अध्ययन करेंगे उनका कहना चाहिए हम लोग विस्तृत जानकारी एकत्र करेंगे। ठीक है, तभी कहना चाहिए अध्ययन करने का विशेष महत्व है, नहीं में केवल क्या है, एक प्रकार से पास होने के लिए या परसेंट लाने के लिए कहना चाहिए अध्ययन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार पुनः, वैसे पिछले वीडियो हम लोग जो डेंटल फार्मूला है उसका विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी जानकारी हमेशा याद नहीं रहता है, क्योंकि कहना चाहिए इतने अधिक विषय है, इतने अधिक मैटर है कि हर मैटर हर विषय हमेशा याद नहीं होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं जो ह्यूमन का कहना चाहिए मानव को जो डेंटल फार्मूला होते हैं, एडल्ट और जो मिल्क टूथ होते हैं दोनों का अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, तो एडल्ट का देखते हैं 2, 1, 2, 3, ये कहना चाहिए अपर जा का है। लोअर जा का भी यही रहेगा, 2, 1, 2, 3। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग रहेगा। कुछ जंतुओं में अपर जा में अलग स्थिति होते हैं, लोअर जा में अलग स्थिति होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपर जा और लोअर जा, अपर जा
और लोअर जा दोनों का कहना चाहिए मानव में क्या होते हैं, समान होते हैं। 2 1 2 3, 2 1 2 3। 2 क्या है, इंसाइजर। 1 क्या है, केनाइन। और 2 क्या है, प्रीमोलर। और 3 क्या है, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है जी। अपर जा और लोअर जा, ये कहना चाहिए एडल्ट मानव का डेंटल फार्मूला है। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं जो मिल्क टूथ होते हैं, जो बच्चे का कहना चाहिए दंत सूत्र होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। उनका होता है 2 1 2 0, 2 1 2 0। मतलब जो मिल्क टूथ होते हैं, दूध का दांत का जो सूत्र होते हैं, उसमें मोलर टीथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इसी कारण कहना चाहिए बच्चों में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। और एडल्ट में कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है जी। तो कहना चाहिए बच्चों में मोलर टीथ नहीं होते हैं। तो एडल्ट में ये जो मोलर टीथ है, इनको कई बार कहना चाहिए इनकी जो अंतिम मोलर टीथ होती है, अंतिम मोलर टीथ मतलब 29 30 31 32, 29 30 31 32, मतलब अंतिम 4 मोलर टीथ को कई बार विजडम टूथ कहा जाता है। कई बार नहीं, उसको विजडम टूथ ही माना जाता है। मतलब विजडम टूथ मतलब अवशेषी टीथ, अवशेषी आर्गन है। क्योंकि ये माना जाता है, मान लो हमारे शरीर में 32 टीथ है और एक 18 ईयर के कहने की जो युवक हैं या युवती है, उनमें कहना चाहिए यदि 28 टीथ है, तो जो 32 वाले जो एडल्ट है, जिस भोजन को ग्रहण करता है, उसको कहना चाहिए एक 18 ईयर के जो कहना चाहिए जो चाइल्ड है वो भी ग्रहण कर सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अंतिम जो 4 मोलर टीथ होते हैं उनका कोई कार्य नहीं होता है। इसी कारण कहना चाहिए उनको क्या कहा जाता है, अवशेषी टीथ माना जाता है, विजडम टूथ कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, चित्र में प्रदर्शित लाल चिन्ह किस टीथ को बता रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए हम लोग चारों को एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद हम कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। जो इंसाइजर होते हैं इनकी संख्या कहना चाहिए कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। मतलब 2 1 2 3, यह हो गया 2 1 2 3। ठीक है। तो यहाँ पर कहना चाहिए गुणित क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो यहाँ पर 2 है, मतलब इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो नीचे में भी 4 है और ऊपर में भी क्या है, 4 है। ये क्या है, इंसाइजर है। ये क्या है, इंसाइजर टीथ है। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए देखिए केनाइन है, इनकी संख्या 1 1 है। तो ये अगला जो टीथ है ये और ये क्या हो गया आपका, केनाइन हो गया। और यहाँ पर ये और ये क्या हो गया, केनाइन हो गया। उसके बाद आगे क्या है, ये प्रीमोलर है, इनकी संख्या 2 2 है। तो यहाँ पर कहना चाहिए 2 रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा। क्लियर। और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये क्या हो जाएगा, प्रीमोलर। तो चित्र में प्रदर्शित लाल चिन्ह किस टीथ को बता रहा है, तो उसका उत्तर यहाँ पर क्या मिलेगा, मोलर टीथ है। क्या है ये, मोलर टीथ। क्योंकि कहना चाहिए ये है इंसाइजर और ये है केनाइन। ठीक है। और यहीं पर और 2 है प्रीमोलर और ये है मोलर। क्लियर। इन टीथ में कहना चाहिए रूट की संख्या भी अलग अलग होती है। इसको भी कई बार कहना चाहिए नीट में पूछा गया है। मतलब इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर में कितने कितने रूट पाए जाते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। जैसे कि ये है इंसाइजर, ये है केनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर। आप लोग याद रख लेंगे इंसाइजर में रूट की संख्या 1, इसमें भी 1 और इसमें 2 और इसमें 3। जिसमें जितने अधिक रूट रहेंगे वह टीथ उतना ही मजबूत होता है, मतलब आसानी से नहीं टूटेंगे। क्लियर। इस प्रकार के टीथ को थीकोडॉन्ट कहा जाता है। कौन सा डॉन्ट कहा जाता है, थीकोडॉन्ट।
और ऐसे टीथ जिसमें कहना चाहिए रूट नहीं पाए जाते हैं उसको एक्रोडॉन्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोडॉन्ट। इसमें रूट नहीं होते हैं। एक्रोडॉन्ट कहना चाहिए जो शार्क मछली होते हैं और जो मेंढक होते हैं उसमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। क्लियर? एक्रोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट। तो मानव टीथ, मैमल्स टीथ कैसे होते हैं? थिकोडॉन्ट होते हैं और हेट्रोडॉन्ट होते हैं। ठीक है जी, विषम दंती। और जो फिश होते हैं, जो फ्रॉग होते हैं, उनमें क्या होती है? होमोडॉन्ट होते हैं। मतलब सभी टीथ क्या होते हैं? एक समान होते हैं, उसको होमोडॉन्ट कहा जाता है। ठीक है। मोनोफायोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट और पॉलीफायोडॉन्ट। तो इसमें जो प्रथम है मोनोफायोडॉन्ट, मतलब इनका अर्थ होता है एक बार दंती। उसके बाद होता है डाइफायोडॉन्ट, उसके बाद होता है पॉलीफायोडॉन्ट। मोनोफायोडॉन्ट मतलब होता है एक बार दंती, मतलब ऐसे टीथ जो एक बार उगते हैं, मतलब एक बार टूटने के बाद पुनः दूसरी बार नहीं उगते हैं, उनको कहा जाता है एक बार दंती। मानव में जो मोलर टीथ होते हैं जिनकी संख्या कहना चाहिए कितनी होती है? 12 होती है। ये क्या होती है? मोनोफायोडॉन्ट होते हैं, एक बार दंती। डाइफायोडॉन्ट मतलब एक बार टूटने के बाद, जो बचपन का कहना चाहिए जो टीथ होते हैं एक बार टूट जाते हैं, उसके बाद इनकी उत्पत्ति पुनः होती है, उनको डाइफायोडॉन्ट कहा जाता है। मानव में इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। क्लियर? इसी प्रकार से कहना चाहिए कुछ एनिमल में पॉलीफायोडॉन्ट भी पाए जाते हैं, मतलब ये टीथ बार बार टूटते रहते हैं और बार बार उत्पत्ति होते रहते हैं, इनको कहना चाहिए पॉलीफायोडॉन्ट कहा जाता है। ऐसे टीथ कहना चाहिए एम्फीबिया और रेप्टिलिया में पाई जाती है। एम्फीबिया और रेप्टिलिया में, एम्फीबिया के अंतर्गत जो फ्रॉग होते हैं उसमें, और जो रेप्टिलिया के अंतर्गत जो लेसरटिलिया होते हैं, छिपकली होते हैं, उसमें इस प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से आप लोगों को मैं कुछ दांतों का और प्रकार पहले वीडियो में बताया था, जैसे कि वहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। जैसे कि जो टाइप्स ऑफ चिक टूथ होते हैं, मतलब कपोल दांत के प्रकार होते हैं, तो कहना चाहिए एक होता है ब्यूनोडॉन्ट। ब्यूनोडॉन्ट कहना चाहिए जो मनुष्य होते हैं, मंकी होते हैं, सुअर होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। और जो सीकोडॉन्ट होते हैं, और जो सीकोडॉन्ट होते हैं वो कहना चाहिए मांसाहारियों में पाए जाते हैं। और जो लोफोडॉन्ट होते हैं वो एलिफेंट्स में पाए जाते हैं। और जो सेलिनोडॉन्ट होते हैं, और जो सेलिनोडॉन्ट होते हैं वो कहना चाहिए मुख्य रूप से जो गाय है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, उनमें पाए जाने वाले जो कपोल दांत होते हैं, चीक टीथ होते हैं, उनको कहना चाहिए सेलिनोडॉन्ट कहा जाता है। और जो हिप्सोडॉन्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? हिप्सोडॉन्ट्स, वो कहना चाहिए जो हॉर्स होते हैं, घोड़ा होते हैं, उसमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। क्लियर? इंसाइजर का कार्य क्या होता है? कुतरने का कार्य होता है। तो विशेष रूप से कहना चाहिए जो कुतरने वाले एनिमल होते हैं उनमें ये विकसित होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि गिलहरी होते हैं, इनमें कहना चाहिए कुतरने वाले टीथ पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कहना चाहिए ये जो केनाइन होते हैं, ये विशेष रूप से कहना, ये जो इंसाइजर होते हैं शाकाहारी में पाए जाते हैं विशेष रूप से। और जो केनाइन होते हैं इनका कार्य कहना चाहिए काटने एवं फाड़ने का होता है। तो ये मांसाहारी, उच्च मांसाहारियों में अधिक धारदार होते हैं। प्रीमोलर, मोलर, ये कहना चाहिए चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर कहना चाहिए ये हो गया आप लोगों का टीथ। यहाँ से आप कहना चाहिए जो ह्यूमन टीथ होते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर उत्तर क्या है? चित्र में प्रदर्शित लाल चिन्ह किस टीथ को बता रहा है? तो उत्तर क्या है यहाँ पर? मोलर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है तीर चिन्ह से प्रदर्शित टीथ का नाम बताइए। अब कहना चाहिए आगे के क्वेश्चन एकदम बहुत ही सरल हो गया, तो आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं। ये कहना चाहिए इंसाइजर नहीं है, ये क्या है? केनाइन, क्योंकि ये जो 4 टीथ है ये क्या है? इंसाइजर है। और ये क्या है? इंसाइजर। और ये जो दिख रहा है वो क्या है? केनाइन। उसके बाद ये क्या है? प्रीमोलर। उसके बाद ये 3 और ये 3 और ये 3
और ये 3, ये क्या है? मोलर टीथ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है लाल चिन्ह में प्रदर्शित टीथ का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं, ये क्या है? प्रीमोलर। ये क्या है? प्रीमोलर है। ये आगे 3 क्या है? मोलर है। क्लियर। आगे चलते हैं, लाल चिन्ह में प्रदर्शित चिन्ह का नोमेनक्लेचर कीजिए, मतलब नामकरण कीजिए। ये चित्र हम लोग पिछले वीडियो में पहले ही देख चुके हैं। ये टीथ का कहना चाहिए TS चित्र है। कौन सा चित्र है? TS, ट्रांसवर्स सेक्शन चित्र है। क्लियर। तो यहाँ पर जो तीर चिन्ह में बताया जा रहा है, इसका आप लोगों को नामकरण बताना है। ठीक है जी। तो ये क्या है? एनामेल। ये सेकंड क्या है? डेंटाइन। और ये थर्ड क्या है? पल्प कैविटी। तो उत्तर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ये जो एनामेल होते हैं, ये कहना चाहिए हमारे शरीर की सबसे कठोर आर्गन होती है। क्या होती है? सबसे कठोर आर्गन होती है। इसमें मुख्य रूप से कहना चाहिए एमिलोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एमिलोब्लास्ट। और जो पूरी जो टीथ होती है, उसमें ओडोंटोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। हमारी जो टीथ होती है, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल से कहना चाहिए बनते हैं, या फिर ओडोंटोब्लास्ट सेल इनको क्या प्रदान करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। और ये जो एनामेल है, ये एमिलोब्लास्ट से बने होते हैं। ठीक है जी। और इसमें विशेष रूप से कहना चाहिए, ये जो अग्रभाग होते हैं या फिर जो एनामेल होते हैं, ये मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फेट से बने होते हैं। 85% कहना चाहिए इसमें कैल्शियम फास्फेट होते हैं। सेकंड भाग कहना चाहिए अस्थिल प्लेट है, उसको डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन के नीचे में एक कैविटी पाई जाती है, उसको पल्प कैविटी कहा जाता है। इस पल्प कैविटी के अंदर में ब्लड वेसिल पाई जाती है, रक्त वाहिका पाई जाती है। और इसमें कहना चाहिए न्यूरॉन भी पाई जाती है, मतलब नर्व फाइबर पाई जाती है, तंत्रिका तंतु पाई जाती है। इसी कारण टीथ को कहना चाहिए जीवित भाग कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसिल भी पाए जाते हैं और इसमें नर्व फाइबर भी पाए जाते हैं। ये लेयर कहना चाहिए एक सीमेंट की लेयर कहलाती है। एक नाम दिया गया है सीमेंटम या फिर सीमेंट। और ये जो पूरी टीथ होती है, इसको कहना चाहिए वर्णन करते समय 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये जो ऊपर का भाग होता है जो दिखाई देता है, उसको क्राउन कहा जाता है। और ये जो मसल्स जो मसूड़े के आसपास के होती है, उसको गर्दन या फिर नेक कहा जाता है। और ये नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। रूट, नेक और क्राउन। क्लियर। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त आर्गन का नाम बताइए। यहाँ पर कहना चाहिए जो आर्गन दिख रहा है, ठीक है, इस आर्गन का नाम बताना है। तो ये ईसोफेगस गलत, फेरिंग्स ईसोफेगस। तो उत्तर क्या है? ये टंग, मतलब इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? जिह्वा कहेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है तीर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित आर्गन का नोमेनक्लेचर कीजिए, मतलब नामकरण करना है। ठीक है। ये जो भाग दिख रहा है, इसको हम लोग विशेष रूप से क्या कहते हैं? टंग कहते हैं। और हमारी जो टंग होती है, जिह्वा होती है, इनमें कहना चाहिए छोटे छोटे उसमें उभार पाए जाते हैं। इन सभी उभारों को एक साथ क्या कहा जाता है? पेपिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपिली कहा जाता है। लेकिन पेपिली इसमें 2 प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान से देखिए, 2 प्रकार का पेपिली इसमें दिख रहा है। एक कहना चाहिए ये जो पेपिली है ये अलग दिखाई दे रहा है, और ये पेपिली देखिए ये कहना चाहिए अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। तो ऊपर में जो पेपिली दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल पेपिली। क्या कहेंगे? लिंगुअल पेपिली। क्लियर। उसी प्रकार से कहना चाहिए जो नीचे में दिख रहा है, ये कहना चाहिए टेस्ट पेपिली है। क्या है ये? टेस्ट पेपिली है। तो टेस्ट पेपिली कहना चाहिए 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ये कहना चाहिए जो टेस्ट पेपिली होती है, ये भोजन के स्वाद ग्रहण करने का कार्य करता है, टेस्ट करता है। मतलब भोजन का स्वाद कि मीठा है, कि कड़वा है, कि खट्टा है, कि तीखा है, कि नमकीन है। ठीक है जी। तो ये स्वाद ग्रहण करने वाले आर्गन ही होते हैं, टंग। ठीक है। तो इनमें जो पेपिली होती है, टेस्ट पेपिली होती है, यही कहना चाहिए
स्वाद ग्रहण करने वाले आर्गन होते हैं। ये जो टंग होते हैं ये स्वाद ग्रहण तो करते हैं, लेकिन ये कहना चाहिए क्रेनियल नर्व की सहायता से ब्रेन से जुड़ी रहती है। जो भी कहना चाहिए हमारे शरीर में जो सेंसरी आर्गन होते हैं, जितने भी जो सेंसरी आर्गन होते हैं वो सब कहना चाहिए नर्व फाइबर मतलब न्यूरॉन मतलब क्रेनियल नर्व की सहायता से ब्रेन से जुड़ी रहती है। यदि किसी व्यक्ति में टंग है, विकसित टंग है, लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाएगा तो कहना चाहिए भोजन का स्वाद ग्रहण नहीं कर सकता है। ये सब कहना चाहिए ब्रेन से रिलेटेड होती है। तो ये कहना चाहिए टेस्ट पेपिली है। ये 4 प्रकार की होती है, उसमें विशेष रूप से 3 प्रकार को याद रख लेंगे आप लोग। पहला क्या है सर्कमवेलेट पेपिली, और सेकंड क्या है फंजीफार्म पेपिली, और आगे क्या है फिलीफार्म पेपिली। ये कहना चाहिए 3 प्रकार हो गया। चौथा प्रकार होता है फोलिएट। क्या होता है फोलिएट, चौथा प्रकार होता है। पेपिली 4 प्रकार के होते हैं, सर्कमवेलेट पेपिली और फंजीफार्म पेपिली और फिलीफार्म पेपिली और फोलिएट पेपिली, और ये ऊपर में होती है उनको कहा जाता है लिंगुअल पेपिली। क्लियर। तो यहाँ पर तीर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित आर्गन का नामकरण कीजिए। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी को मानेंगे, उपरोक्त सभी। क्लियर। आगे क्वेश्चन है उपयुक्त अंग का नाम बताइए। आप लोग कहने चाहिए चित्र को ध्यान से देखिए और यहाँ पर अंग का नाम बताना है। ठीक है जी। तो ये कहना चाहिए फेरिंग्स, ये क्या है गलत। ग्लॉटिस ये भी गलत। इपीग्लॉटिस ये भी गलत। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर टॉन्सिल। टॉन्सिल भी कहना चाहिए एक बहुत महत्वपूर्ण आर्गन कह सकते हैं, क्योंकि ये कहना चाहिए कभी कभी एंटीबॉडी का भी निर्माण करती है। हमारे शरीर में 4 आर्गन का नाम बता रहा हूँ जो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एक होता है WBC, एक होता है WBC वाइट ब्लड कार्पल्स, दूसरा होता है लिप नोट्स लसिका गांठें, लिप नोट्स, और तीसरा होता है थाइमस ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स, और चौथा होता है टॉन्सिल। ये कहना चाहिए एंटीबॉडी का निर्माण कर सकते हैं। WBC तो सबको पता है। WBC के अंतर्गत एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ही आगे चलकर कहना चाहिए बी सेल्स और टी सेल्स बनाते हैं। बी सेल्स और टी सेल्स, बी सेल्स एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और टी सेल्स के अंतर्गत जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स, वो बी सेल्स को कहना चाहिए एंटीबॉडी निर्माण करने में क्या करते हैं सहायता करते हैं। लिप नोट्स लसिका ग्रंथि, ये कहना चाहिए हमारे शरीर में जो लिप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कहना चाहिए जगह जगह लिप वेसिल के मध्य में लिप नोट्स पाई जाती है, मतलब लसिका गांठें पाई जाती है गांठ के रूप में। ये लसिका गांठें भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये लसिका गांठें कहना चाहिए एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं एंटीबॉडी का, लिप नोट्स। उसी प्रकार से थाइमस ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये भी कहना चाहिए सीने में पाई जाती है और ये चाइल्ड में 10-12 साल तक ही सक्रिय होती है। एडल्ट में ये अवशेषी आर्गन के रूप में पाई जाती है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी कहना चाहिए एंटीबॉडी का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से एक और आर्गन होता है स्प्लीन, एक और आर्गन होता है स्प्लीन, प्लीहा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी कहना चाहिए एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। और टूटे फूटे जो रक्त होती है, क्योंकि जो RBC होती है, WBC होती है, जो ब्लड होते हैं कुल मिलाकर वो एक निश्चित समय के बाद डेथ हो जाते हैं, तो उनको साफ सफाई करने का कार्य करते हैं। उसी कारण कहना चाहिए इसको रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है स्प्लीन को। तो उसी प्रकार से टॉन्सिल होता है जो गर्दन में पाई जाती है। इसको हम लोग माउथ को कहना चाहिए ओपन करेंगे तो इसको हम लोग देख सकते हैं। ये जो टॉन्सिल होते हैं ये भी कहना चाहिए कभी कभी टॉन्सिल हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, तो कहना चाहिए हमारे जो थूक होते हैं उसको हम लोग अंदर निगलते हैं तो कहना चाहिए दर्द होती है। तो दर्द होती है तो समझ जाइए कि टॉन्सिलाइटिस हो गया है। ठीक है जी। तो उसके लिए हम लोग कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जनरली तौर पर कहना चाहिए उसी दौरान एंटीबॉडी का क्या करते हैं ये निर्माण करते हैं। तो उत्तर यहाँ पर क्या है ये टॉन्सिल है। क्लियर।
आगे क्वेश्चन है एलिफेंट के कहना चाहिए टीथ का नाम बताइए। जो कहना चाहिए दिख रहा है। यहाँ पर जो एलिफेंट होते हैं, यहाँ पर ये जो टीथ दिखाई रहे हैं, ये टीथ का आपको नाम बताना है। ठीक है जी। इसके ऊपर कहना चाहिए एक मुहावरा भी बना हुआ है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक है, तो ये दिखाने के दांत होते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहिए इंसाइजर है, केनाइन नहीं है और मोलर भी नहीं है, प्री मोलर भी नहीं है। ये कौन से टीथ है? ये इंसाइजर टीथ हैं। ठीक है, एलिफेंट में पाए जाने वाले जो टीथ होते हैं उनको कहना चाहिए लोफोडॉन्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोफोडॉन्ट कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त ग्रंथि का नाम बताइए। उपर्युक्त ग्रंथि का नाम बताइए। आप लोग ध्यान से चित्र को देखिए और इसका कहना चाहिए नाम बताना है। तो यहाँ पर जो तीनों ही दिख रहा है, ये क्या है? ये स्लेवरी ग्लैंड्स है। ये क्या है? ये स्लेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, जो कहना चाहिए बकल केविटी के आसपास पाई जाती है। ठीक है जी। उपर्युक्त ग्रंथि का नाम बताइए। जो पहला दिख रहा है, ये जो 1 है, ये क्या है? पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड्स, पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड्स। और जो सेकंड दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सबलिंगुअल स्लेवरी ग्लैंड्स। और जो थर्ड दिखाई दे रहा है, वो क्या है? सब मैक्सिलरी स्लेवरी ग्लैंड्स या सब मैंडिबुलर स्लेवरी ग्लैंड्स। इसको सब मैक्सिलरी कहिए या सब मैंडिबुलर कहिए। ठीक है, किसी पुस्तक में सब मैक्सिलरी लिखा रहेगा और किसी में सब मैंडिबुलर लिखा रहेगा, और सब लिंगुअल को सब लिंगुअल ही लिखा रहेगा, और पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड्स। ये जो पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड्स है, इसको कई बार पूछा गया है। ये नाम से आता है कि जो पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड्स होता है वो कहाँ स्थित होता है। जैसे हम लोग याद कर रहे हैं, ये बकल केविटी में पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है, लेकिन ये कहना चाहिए कान के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये कान के नीचे एक जोड़ी दोनों तरफ होती है। कान के नीचे एक जोड़ी क्या पाई जाती है? स्लेवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ये कई बार ये नीट या फिर पीएमटी वगैरह में आया है। क्लियर? ये जो लार ग्रंथि है, इनका अध्ययन हम लोग विशेष रूप से कहाँ पर करेंगे? पाचन की क्रिया, फिजियोलॉजी और डाइजेशन में करेंगे। क्योंकि जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये स्लेवा जूस का सिक्रेशन करते हैं, लार रस का सिक्रेशन करते हैं। लार ग्रंथि से लार रस का सिक्रेशन होगा। उसमें कई एंजाइम होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 एंजाइम विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। ठीक है जी। जैसे एक होते हैं टाइलिन या एमाइलेज, इसको आप लोग 9वीं या 10वीं में भी पढ़े होंगे। एक होता है टाइलिन या फिर एमाइलेज। जो भोजन में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब स्टार्च होते हैं, उनको कहना चाहिए माल्टोस में बदल देते हैं, टाइलिन या फिर एमाइलेज। और जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, वो भोजन में आए हुए, फूड मटेरियल में आए हुए जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो स्लेवरी ग्लैंड्स से स्लेवा जूस मतलब लार रस का सेक्रेशन होता है। उसमें विशेष रूप से 2 एंजाइम, एक होता है लाइसोजाइम जो फूड मटेरियल में आए हुए बैक्टीरिया या फिर अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। दूसरा होता है टाइलिन या फिर एमाइलेज, जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टार्च होते हैं, उसको माल्टोस में क्या कर देते हैं? तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहिए पेरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी। ठीक है जी। इनका एक अलग अलग नाम भी होता है, उनका भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, या फिर यहाँ पर मैं नाम बता देता हूँ। ये सामान्य नाम है। जो पेरोटिड होता है, इसको स्टेंसस डक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेंसस डक्ट। और जो सबलिंगुअल होता है, उसको कहना चाहिए रिविनस डक्ट कहा जाता है। सबलिंगुअल को क्या कहा जाता है? रिविनस डक्ट कहा जाता है, रिविनस डक्ट। और जो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर होते हैं, उसको वार्टनस डक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्टनस डक्ट। ठीक है जी। ये उनका कहना चाहिए अन्य नाम होते हैं। क्लियर?
अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त अंग का नामकरण कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उपर्युक्त अंग का नामकरण कीजिए। तो यहाँ पर कहना चाहिए 3 रेड लाइन दिखाई दे रहा है, इसी का आपको नामकरण करना है। पहला देखिए, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीवर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीवर। मतलब लीवर, ये जो आर्गन दिखाई दे रहा है ये हल्के गुलाबी रंग का, ये कहना चाहिए क्या है? ये लीवर है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण आर्गन होते हैं। माना जाता है हमारे शरीर में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आर्गन होता है। प्रथम माना जाता है ब्रेन को, सेकंड माना जाता है हार्ट को, तीसरा माना जाता है लीवर को। ये कहना चाहिए 12 से 15 कार्य करते हैं। इनके अधिकांश कार्य को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इसको माना जाता है। ठीक है जी। अलग अलग मैमल में कहना चाहिए अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में कहना चाहिए लीवर की संख्या केवल 1 होती है, लेकिन हमारे लीवर में 4 लोब्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मतलब 4 भागों में एक प्रकार से विभाजित होते हैं। मनुष्य में जो लीवर होती है इसमें 4 लोब्स पाए जाते हैं। खरगोश में याद रख लेंगे, उसमें 5 लोब्स पाए जाते हैं। मानव में 4 लोब्स है और खरगोश के लीवर में 5 लोब्स है। और जो कहना चाहिए जो मेंढक होती है, मेंढक में कहना चाहिए 3 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये शरीर की सबसे बड़ी एवं भारी ग्रंथि होती है। इनका कहना चाहिए अनेक कार्य होते हैं। ठीक है जी, अधिकांश कार्यों को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, एक बार पूछा गया था यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? तो हिपेटिक लोब्यूल्स। हिपेटिक लोब्यूल्स है। इनके जैसे कहना चाहिए हम लोग लीवर का स्ट्रक्चर देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे तो उनके अंदर में कहना चाहिए क्या पाई जाती है? छोटे छोटे लोब्यूल्स पाई जाती है, जिनको हिपेटिक लोब्यूल्स कहा जाता है। वही कहना चाहिए इनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होते हैं? तो कहना चाहिए न्यूरॉन होते हैं। उसी प्रकार से उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होते हैं। तो उसी प्रकार से इनका क्या होता है? हिपेटिक लोब्यूल्स होता है। क्लियर? इसमें एक विशेष प्रकार की सेल्स भी पाई जाती है जिनको कुफर सेल्स कहा जाता है। वो भोजन में आए हुए बैक्टीरिया या फिर अन्य सूक्ष्म जीवी को क्या कर देते हैं? ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और इनके अंदर में कहना चाहिए एक आर्गन पाई जाती है, उनको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर और हिंदी में कहा जाता है पित्ताशय। तो यहाँ पर आपको कहना चाहिए दूसरा आर्गन का नाम बताना, ये है गॉल ब्लैडर, इनको हिंदी में कहा जाता है पित्ताशय। ये एक छोटी सी कहना चाहिए लिगामेंट की सहायता से, जो पित्ताशय होते हैं, गॉल ब्लैडर होते हैं, ये नाशपाती के आकार के होते हैं और एक लिगामेंट की सहायता से लीवर से क्या रहती है? जुड़ी हुई पाई जाती है। क्लियर? तीसरा नामकरण बताना है बाइल डक्ट। तीसरा क्या है? बाइल डक्ट। क्लियर? तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी। क्लियर? यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, लीवर को ध्यान से देखिए और पित्ताशय को आप लोग ध्यान से देखिए, गॉल ब्लैडर को। ठीक है, तो जो पित्ताशय है और गॉल ब्लैडर है, यहाँ से कहना चाहिए एक नलिका है, एक डक्ट है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इनको कहना चाहिए डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। कौन सा डक्ट कहा जाता है? सिस्टिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर है उसमें नीचे में एक डक्ट होती है, उस डक्ट को क्या कहा जाता है? सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद रख लेंगे, इनको सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। क्लियर? और ये जो लीवर होती है, लीवर से कहना चाहिए एक नलिका होती है, डक्ट होती है, ये इसको क्या कहा जाता है? हिपेटिक डक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हिपेटिक डक्ट। क्योंकि लीवर का कहना चाहिए साइंस में नाम ही क्या होता है? हिपेटिक होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिपेटिक डक्ट। और जो पित्ताशय में होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टिक डक्ट कहेंगे। और नीचे में आकर जो सिस्टिक डक्ट होती है और हिपेटिक डक्ट होती है यहाँ पर, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइल डक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? बाइल डक्ट कहेंगे, मतलब पित्त नलिका कहेंगे। और आप सबको पता होगा जो लीवर होता है
वो कहना चाहिए बाइल जूस का क्या करती है, सेक्रेशन करती है। पित्त रस के क्या करती है, सेक्रेशन करती है। हालांकि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन ये पाचन में सहायता करते हैं। कहा जाता है ये जो पित्त रस होते हैं भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और वसा का इमल्सिफिकेशन भी करते हैं। मतलब वसा का डाइजेशन आसानी से नहीं होता है, वसा का डाइजेशन अमाशा में भी होती है गैस्ट्रिक लाइपेज से, लेकिन नाम मात्र केवल 2-4%। तो आगे चलकर कहना चाहिए वसा का क्या कर देती है, इमल्सीफाइड कर देती है, इमल्सीकरण कर देती है, जिससे आगे चलकर छोटी आंत में कहना चाहिए आसानी से वसा का क्या हो जाती है, पाचन हो जाती है। क्लियर। तो इस डक्ट को याद रखेंगे, पित्ताशय से निकलने वाले डक्ट को सिस्टिक डक्ट, लीवर से निकलने वाले डक्ट को हिपेटिक डक्ट, और दोनों आपस में नीचे में कहना चाहिए एक डक्ट बना लेती है, उसको क्या कहा जाता है, बाइल डक्ट। और ये बाइल डक्ट आकर किस में खुलती है, इस डिओडिनम में खुलती है, और डिओडिनम में कहना चाहिए जो पित्त रस होते हैं उसको डिओडिनम में लाते हैं, और डिओडिनम में ही कहना चाहिए क्या होती है, भोजन का पाचन होती है। क्लियर। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त अंग का नामकरण कीजिए। तो ये उपरोक्त सभी ऑब्जेक्टिव केवल आप लोगों को एक बताने के लिए दिया गया है। वर्तमान में हमारा मूल मकसद क्या है, यहाँ पर थ्योरिकल अध्ययन करना, क्योंकि कहना चाहिए आप थ्योरिकल अध्ययन करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप केवल ऑब्जेक्टिव अध्ययन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। क्लियर। आगे चलते हैं। उपयुक्त अंग का नामकरण कीजिए। उपयुक्त अंग का नामकरण कीजिए, ये भी उसी से रिलेटेड है। पहला देखिए सिस्टिक डक्ट, ये जो दिखाई दे रहा है, जो अभी आप लोग को जस्ट बताया हूँ वही क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं और 11वीं-12वीं के स्टूडेंट इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं जब तक कहना चाहिए उनके जो टीचर्स हैं, यदि कहना चाहिए उनको फोकस नहीं करेगा तो बच्चे स्वतः कहना चाहिए ये नहीं जान पाते हैं कि नीट में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सेट नेट में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेक्चरर भर्ती पीजीटी भर्ती में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इसीलिए कहा जाता है मतलब किसी भी स्टूडेंट को तराशने में गुरु का कहना चाहिए सबसे बड़ी भूमिका होती है। जो गुरु होते हैं वैसे कहना चाहिए चेला होते हैं। यदि कहना चाहिए जो गुरु हैं इनके जो शिक्षक है, यदि उनको कहना चाहिए बारीक से बारीक अध्ययन कराएंगे, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे घुमाकर क्वेश्चन आते हैं, ये सब बताएंगे, तो कहना चाहिए स्टूडेंट भी क्या हो जाएगा, एकदम सेंसिटिव हो जाएगा, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है। और आगे चलकर कहना चाहिए वो स्वयं ऐसे अध्ययन करेगा कि आगे चलकर वो गुरु से भी क्या हो सकता है, आगे निकल सकता है। क्लियर। तो कहना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को तराशने में जो उनके गुरु होते हैं उनकी क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। शिक्षक को कहना चाहिए अपडेट होना चाहिए। हम लोग हमेशा कहना चाहिए जब शिक्षक दिवस मनाते हैं तो उस दिन कहना चाहिए स्टूडेंट और जो टीचर्स होते हैं जब कहना चाहिए गुरु के महिमा के बारे में बताते हैं तो अधिकांश का यही कहना होता है कि जो शिक्षक होते हैं उनको वर्तमान समय में कहना चाहिए अपडेट होना चाहिए। मतलब बदलते परिवेश में अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जो टीचर होते हैं केवल पुरानी विधि से पढ़ा रहे हैं, कभी कहना चाहिए लेक्चरर भर्ती के क्वेश्चन नहीं देखते हैं, पीजीटी भर्ती के क्वेश्चन नहीं देखते हैं, नेट सेट में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं अपने विषय में कभी नहीं देखते हैं, नीट में क्या क्वेश्चन आ रहे हो कभी नीट का क्वेश्चन ही नहीं देखते हैं। केवल उनको मतलब है 11वीं पढ़ाना है और 12वीं पढ़ाना है और हो गया। तो ऐसे में उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं आसानी से नीट क्लियर नहीं कर सकते। उनको कहना चाहिए विशेष रूप से कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। यदि टीचर कहना चाहिए उसको 11वीं 12वीं में इतने अच्छे से पढ़ा दे और उनको कहना चाहिए एक मानक पुस्तक का नाम बता दे, जैसे एनसीईआरटी का अध्ययन करना है और कुछ नीट का पुस्तक ले लें, यदि उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छी से अध्ययन करा दिया जाता है, एकदम विस्तृत अध्ययन, तो आगे चलकर वो बिना कोचिंग का आसानी से नीट क्लियर कर लेगा, नीट क्रैक कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए पहला है सिस्टिक डक्ट, पहला क्या है सिस्टिक डक्ट और सेकंड क्या है हिपेटिक डक्ट। ठीक है जी। और ये जो है ये कहना चाहिए पेनक्रियास है। ये क्या है, ये पेनक्रियास। जो सिस्टिक डक्ट होते हैं हिपेटिक डक्ट होते हैं, इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट कहेंगे। ठीक है।
और ये जो भाग है ये क्या है, ये पेनक्रियास है। पेनक्रियास क्या होते हैं, पेनक्रियास के बारे में भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, जस्ट इसके बाद क्वेश्चन आएगा। पेनक्रियास भी कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गन होते हैं, ठीक है जी। जो पेनक्रियास होते हैं इनको कहना चाहिए मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे हमारे शरीर में एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा मैं जानकारी देता हूँ। जो पेनक्रियास है, अग्नाशय है, हमारे शरीर में एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है मिक्सोक्राइन, ठीक है। जो एक्सोक्राइन होते हैं उनका दूसरा नाम होता है नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका युक्त ग्रंथि जिसमें नलिका पाई जाती है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनमें जो डक्ट होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो इसको कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथि, नलिका विहीन ग्रंथि। और एक्सोक्राइन को बोलेंगे नलिका युक्त ग्रंथि। एक्सोक्राइन का उदाहरण क्या होता है, ऐसे ग्रंथि जिसमें नलिका पाई जाती है, लार ग्रंथि, लीवर, पेनक्रियास, क्योंकि पेनक्रियास में पेनक्रिएटिक डक्ट पाई जाती है जो डिओडिनम में खुलती है। लीवर कहना चाहिए बाइल डक्ट जो डिओडिनम में खुलती है। लीवर में बाइल डक्ट और पेनक्रियास में पेनक्रिएटिक डक्ट और सलेवरी ग्लैंड्स में सलेवरी डक्ट पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीनों कहना चाहिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है, नलिका युक्त ग्रंथि कहलाती है। और इनमें कहना चाहिए एक जूस बनती है, लीवर में बाइल जूस, पेनक्रियास में पेनक्रिएटिक जूस और सलेवरी ग्लैंड्स में सलेवा जूस। ये जो जूस होते हैं इनमें एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या फिर पाचन का कार्य करते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कहना चाहिए जूस नहीं बनती है, इसमें एक रासायनिक पदार्थ बनती है, उसको हार्मोन कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक उदाहरण होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ये सब कहना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड से होती है। इन ग्लैंड्स में नलिका नहीं पाई जाती है और इनसे एक रासायनिक पदार्थ का सेक्रेशन होता है जिसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना या फिर मैं क्रियाशीलता को जगाता हूँ, मैं क्रियाशीलता को जगाता हूँ। हमारे शरीर में 100 से अधिक हार्मोन पाए जाते हैं। ये हार्मोन यदि अधिक होते हैं तो भी रोग होगा, कम होंगे तो भी रोग होगा, क्लियर। उसी प्रकार से जो मध्यम होती है इसको कहा जाता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स का उदाहरण यही होता है पेनक्रियास। क्या होता है, पेनक्रियास। पेनक्रियास को कहना चाहिए हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। जो पेनक्रियास होती है इनमें जो 99% भाग होता है वो कहना चाहिए एक्सोक्राइन होता है, मतलब पेनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन करेगी जिसमें एंजाइम रहेंगे। और जो 1% भाग होती है ये क्या होती है, इंडोक्राइन होती है, मतलब इसमें ये एक्सोक्राइन है 99 और एक क्या है इंडोक्राइन। तो चूंकि इसमें दोनों हैं तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं, मिक्सोक्राइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मिक्सोक्राइन। और जो मिक्सोक्राइन भाग होती है ना, ये जो पेनक्रियास होती है इसमें कहना चाहिए एक आर्गन होती है, इनको कहा जाता है आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके बारे में जहाँ कहना चाहिए जस्ट आगे क्वेश्चन है वहाँ पर अध्ययन क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए अग्नाशय में उपयुक्त सेल्स का नाम बताइए। ये कहना चाहिए अग्नाशय का हिस्टोलॉजी है, टीएस चित्र है। अग्नाशय का कहना चाहिए टीएस या फिर हिस्टोलॉजी है, ठीक है। अग्नाशय का हम लोग छोटा सा टुकड़ा लेंगे, बारीक से बारीक काट कर, और स्लाइड में हम लोग रख कर कहना चाहिए माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसी प्रकार का चित्र दिखाई देगा, क्लियर। तो ये अग्नाशय का कहना चाहिए एक नामांकित चित्र है। अभी आप लोग को बता रहा था मैं, जो अग्नाशय होते हैं ये कहना चाहिए एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। 99% इंडोक्राइन 99% एक्सोक्राइन और 1% इंडोक्राइन। तो कुल मिलाकर 1% है, लेकिन तो है मतलब इसमें हार्मोन का भी निर्माण होगा। तो ये जो पेनक्रियास है इनकी जो भाग दिख रहा है ये भाग, ठीक है, ये भाग कहना चाहिए मुख्य रूप से इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहा जाता है, आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है जी।
आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस कहना चाहिए एक वैज्ञानिक का नाम है। आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हिंदी में, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ या फिर इंग्लिश में आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कितनी प्रकार की सेल्स पाई जाती है? 4 प्रकार की। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही है, अग्नाशय युक्त सेल्स का नाम बताइए। तो 2 सेल्स का नाम यहाँ पर है, एक है अल्फा सेल्स है और एक है बीटा सेल्स है। ये जो पेप्टिक सेल्स है ये गलत है, ये कहना चाहिए अमाशय में पाई जाती है। जाइमोजेन सेल्स ये भी कहना चाहिए गलत है। पेनक्रियास या अग्नाशय में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। आपके पुस्तक में 3 सेल्स लिखा रहता है 11वीं 12वीं में, ठीक है। इसमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो यहाँ पर 4 सेल्स कौन कौन से होती है? एक हो गया अल्फा सेल्स, एक हो गया बीटा सेल्स और एक होता है डेल्टा सेल्स। क्या होता है? डेल्टा सेल्स, जिसको या तो पुस्तक में डी लिखा रहेगा या फिर कहना चाहिए इस प्रकार से एक एस के समान क्या रहेगा? सिंबल रहेगा, चित्र रहेगा, ठीक है। चौथी सेल्स होती है जिनको एफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफ कोशिका। अधिकांश पुस्तकों में इसको नहीं लिखा रहता है एफ कोशिका को, लेकिन क्वेश्चन आया है नीट में कि कहना चाहिए पेनक्रियास के अंदर आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? तो 4 कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। क्लियर? ये जो अल्फा सेल्स होती है, पहला अल्फा सेल्स, इनसे कहना चाहिए एक हार्मोन का निर्माण होगा। हार्मोन का नाम याद रख लेंगे आप लोग। इनसे एक हार्मोन का निर्माण होता है इंसुलिन। आप लोग सुने होंगे इंसुलिन। इंसुलिन बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन क्या कार्य करते हैं? हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होते हैं उसको ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। तो यदि किसी व्यक्ति में कहना चाहिए इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो ये जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में चेंजेज नहीं हो पाएगा। फलतः रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? शुगर रोग हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है जी। मतलब हमारे शरीर में जो 110 या फिर 130 के बीच में होना चाहिए, खाने के कहना चाहिए तुरंत बाद 110 और खाने के 4 घंटे बाद 130 के आसपास होना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति में शुगर की लेवल मान लो 200 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, 4, जितनी अधिक होती जाती है उतना कहना चाहिए शुगर की लेवल क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो शुगर या फिर कहना चाहिए डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण क्या है? इंसुलिन की कमी होना। तो हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी क्यों हो गया? क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। याद रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था। जो इंसुलिन होती है इनका सेक्रेशन होता है बी सेल्स से, बीटा सेल्स से। किससे होता है? बी सेल्स से। अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण होता है। अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण होता है और बी सेल्स से इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर? इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होगा बीटा सेल्स से और अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण होगा। क्लियर? आप एक को याद रखिए और ग्लूकागोन हार्मोन का नाम जस्ट विपरीत रखेंगे। जो बी सेल्स होती है यहाँ से इंसुलिन हार्मोन याद रखिए। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। ठीक है जी। इंसुलिन हार्मोन का कार्य है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। लेकिन अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण होगा। ग्लूकागोन हार्मोन का इंसुलिन के कार्य से जस्ट अपोजिट होगा। मतलब ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या करता है? ये चेंज करता है। क्लियर? आगे चलते हैं, यहीं पर इसको समाप्त करते हैं क्योंकि कहना चाहिए वीडियो अधिक लंबी होने के बाद अपलोड या फिर अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो इसके बाद जस्ट हम लोग आगे अध्ययन तुरंत करेंगे। इसको कहना चाहिए यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है जी। न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंतर्गत जो पार्ट 6 है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और पार्ट 7 का हम लोग जस्ट इसके बाद अध्ययन करेंगे। क्लियर?